नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में हम भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनको हल करने का प्रयास करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एस सी, VPDO या ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो 31 दिसंबर को होने वाला है, इसी प्रकार के प्रश्न जो है आयोग अक्सर पूछता है। चलिए सीधे प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? देखिए, चार ऑप्शन है: लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है, सभी जानते हैं, लेकिन लोकतंत्रात्मक प्रणाली जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक में संसदीय या संसदात्मक होती है व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है, इसमें संसद जो होती है वो कार्यपालिका के सदस्यों का चयन करती है, यानी कि व्यवस्थापिका। और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक में अध्यक्ष जो होता है शासन प्रणाली का प्रमुख होता है। तो भारत में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका के सदस्य जो होते हैं कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, मतलब जिसमें हमारे सांसद जो होते हैं या राज्यों में विधायक जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। उनमें से ही मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका चुनी जाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में है। भारत में शासन प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली है। अगर इसमें ऑप्शन में लोकतंत्रात्मक संसदात्मक लिखा होगा तो आप उस ऑप्शन को चुनेंगे, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो संसदात्मक शासन प्रणाली होगा। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन क्या यह उत्तर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, लेकिन यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये विशेषता संसदीय प्रणाली की नहीं है। चौथा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब देखिए, इसका आंसर जो होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये होता है संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अकॉर्डिंग। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। लेकिन मंत्रिपरिषद जो होती है उसे कार्यपालिका कहा जाता है और वो व्यवस्थापिका से निर्मित होती है और वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा जो होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? चार ऑप्शन है: रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। इसके तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो 1774 में स्थापना हुई एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और एलिजाबेथ इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम भी अक्सर कभी पूछा जाता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसको भी आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? केवल दो ही अधिकार थे, एक चाय का व्यापार और चीन का व्यापार। उसके अलावा जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार थे, मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको समाप्त कर दिया गया था। इनमें से किस एक्ट के तहत? 1813 का चार्टर एक्ट,
1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर एक्ट। देखिए ये किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको याद करना जरूरी है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश शासन, या ब्रिटिश शासन हम सामूहिक रूप से कह लें तो ब्रिटिश शासन को लागू करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए जो एक्ट लगाए गए वो 1773 से 1853 तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए लाए गए। और इसके बाद जो 1858 से 1947 तक जितने भी एक्ट आए वो ब्रिटिश ताज के शासन के लिए लाए गए। प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहा। तो दो प्रकार के अधिनियम ब्रिटिश शासनाधीन भारत में लाए गए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। बी इसका आंसर होगा। और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर राज्यपाल की पूछेगा तो राज्यपाल की 213 के अधीन है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम जो प्रेसिडेंशियल शासन है वो उसका जो उदय हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता द्वारा लोगों का शासन। तो अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये कोई सटीक उत्तर नहीं होगा। और संसदीय शासन नहीं है, ये तो गलत होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। वंशानुगत शासन का मतलब ये होता है कि एक ही वंश का शासन लगातार चलते रहे, जैसे राजाओं का शासन होता था उस प्रकार से। तो वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होता है। अतः इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसके चार ऑप्शन हैं। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी वियर, डीडी बसु। तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन और आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की समालोचनात्मक व्याख्या कर रखी है। देखिए संघवाद क्या होता है? सहकारी संघवाद का मतलब ये होता है कि जनता के कल्याण के लिए, जो देश के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य में जो नीतियों का समन्वय होता है उसे सहकारी संघवाद कहा जाता है।
तो सहकारी संघवाद से जुड़ा हुआ नीति आयोग जो है वो सहकारी संघवाद से जुड़ी हुई एक बड़ी संस्था है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन भारत में किया गया था। उसके तहत 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है चुना जाना था। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। जो भारतीय संविधान है उसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये एकीकृत और संघात्मक दोनों है। चलिए अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इनमें से विलियम वुड जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, ये इसके सदस्य थे बोर्ड ऑफ ट्रेड। इसके अलावा पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के जो अनुसार इसका उन्मूलन किया गया है। आर्टिकल 17 जो है राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध अस्पृश्यता के उन्मूलन की गारंटी देता है। 17 है इसका आंसर, आर्टिकल 17। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। देखिए राज्यसभा, लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो सांसद होते हैं, विधानसभा में वो विधायक होते हैं, ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होता है जो उस सभा का सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और वो उस सभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। राज्यसभा प्लस लोकसभा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है और ये इनके सदस्य नहीं होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 89(1) एंड 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 10, 12, 13, 14। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, न्यूनतम संख्या 12 हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 एक क के तहत क्या होता है, ये मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में प्रावधान करता है। और किसी भी दशा में जैसे मान लीजिए 100 मंत्री होंगे तो अधिकतम 15% ही मंत्री हो सकते हैं, लेकिन छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड में अधिकतम जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे जिसमें मुख्यमंत्री भी सम्मिलित होंगे, अधिकतम मंत्री जो होंगे 12 हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि 100 विधानसभा सदस्यों वाले राज्य में कितने मंत्री होंगे, तो 15 हो जाएगा, यानी कि उसका आप 15% निकाल देंगे जितने भी विधानसभा सदस्यों की संख्या दी गई होगी। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो देखिए 42वां, 56वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन के बारे में ये
दिया गया है। तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में ऐड किया गया भाग, जोड़ा गया भाग जो है 4 क है और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें पहले 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। देखिए 3-4 प्रश्न आपके क्लियर हो जा रहे हैं। संविधान संशोधन का सन आ गया, क्रम आ गया और भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, भाग 4 को, अनुच्छेद 51 को, मूल कर्तव्य 11 हैं वर्तमान में, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाकी 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां नगर निकायों से संबंधित है। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61(1) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चाहे राज्यसभा में लगाई जाए चाहे लोकसभा में लगाई जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री से। तो भारतीय संसद जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के भाग हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है 79 के। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 57वें संविधान संशोधन द्वारा 1987, 98वें, 60वें, 61वें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, जो है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 18 वर्ष कर दी गई। पहले ये 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम पंचायत की जनसंख्या, पंचायतों के सदस्य, ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, जिला अधिकारी द्वारा अभिसूचित लोग। तो इसमें इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। निर्वाचक नामावली का मतलब ये होता है कि वोटर लिस्ट जो होती है उसमें जितने भी लोगों का नाम होगा उसे संयुक्त रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। यानी कि गांव के वो, ग्राम पंचायत के वो वयस्क सदस्य जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है वो ग्राम सभा कहलाती है। तो फिलहाल हमारा जो प्रयास था वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लाने का था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हम विस्तार से ऐसे ही वीडियो ला सकें और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हम कुछ हेल्प कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कुछ आपका फीडबैक है तो कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।